हेलो एवरीवन। ये वीडियो जो लोग एचवीएसी मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन में हैं उनके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन में रोज कई प्रॉब्लम आती रहती हैं जिनको हमें ट्रबल शूट करना होता है ना। तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम आती है जो डेली बेसिस पे आती हैं जिसमें आपको हमेशा उसकी ट्रबल शूटिंग करना है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि किसकी ट्रबल शूटिंग करने के लिए क्या स्टेप आपको लेना है। तो हर एक इक्विपमेंट होते हैं, हर एक इक्विपमेंट का आप ट्रबल शूटिंग करते हैं। तो आज हम लोग जो इस वीडियो में बात करेंगे वो कूलिंग टावर की ट्रबल शूटिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना? कि कूलिंग टावर में क्या प्रॉब्लम आती है, तो हम लोगों को क्या देखना चाहिए। क्योंकि जो हमारा कूलिंग टावर है, वो सबसे मेन पार्ट है चिलर का, कि अगर ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो हमारा पूरा जो है मेंटेनेंस जो पूरा सिस्टम है वो ठप पड़ जाएगा और हमारी कूलिंग प्रॉपर नहीं होगी। तो इसलिए आपको जो कूलिंग टावर की ट्रबल शूटिंग है वो आनी चाहिए और आपको एट ए टाइम तुरंत कूलिंग टावर को जाके उसको प्रॉब्लम को सही करना है ना? तो इसमें मैं बताऊँगा हर एक प्रॉब्लम, हर एक सिनेरियो को मैंने लिखा है, लिस्ट डाउन किया है। ये कूलिंग टावर आपके सामने, आप लोग हर एक कूलिंग टावर के ऑपरेशन को भली-भांति जानते हैं, तो इस पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, है ना? हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे जाएँगे। नेक्स्ट पेज पे अगर जो आपको हमने बता रखा है कि इसमें ट्रबल शूटिंग में कौन-कौन सी प्रॉब्लम आएँगी, वो मैंने लिस्ट डाउन किया हुआ है। आप लोगों को इसको समझना है कि इसको कैसे करते हैं ना। ये पीडीएफ जो आप देख रहे हैं, इस पीडीएफ को मैं अपनी वेबसाइट पे भी डाल रखा हूँ, अपनी hvacworld.com वेबसाइट पे है। और आप अपने एचवीएसी वर्ल्ड HVACW वर्ल्ड पे आप जाएँगे, हमारे गूगल पे अगर जाएँगे डॉट इन सर्च करते हैं तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पे आपको ये पेज आपको ऑनलाइन प्रोग्राम में मिल जाएगा, है ना? आप जाएँगे तो ऑनलाइन प्रोग्राम में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे ऑनलाइन प्रोग्राम में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहाँ से 99 रुपीज़ में इसको इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल अभी हम लोग इस पीडीएफ पे बात करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले लिखा है प्रॉब्लम है कि मोटर इज़ नॉट गेटिंग स्टार्टेड, है ना? आपका जो फैन मोटर है, जो कूलिंग टावर का फैन है, वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब फैन कैसे ड्राइव होता है? फैन मोटर से ड्राइव होता है। तो आपको मोटर को स्टार्ट करना है और अगर मोटर आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है तो कितने सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ये ट्रबल है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम, ये काउज़ है, क्या उसके रीज़न हो सकते हैं और ये रेमेडी कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो पहला प्रॉब्लम हो सकता है कि पावर नॉट अवेलेबल एट मोटर टर्मिनल, है ना? अगर आपका जो स्टार्टर है, स्टार्टर से तो आप उसको पावर दे रहे हैं, है ना? आपका स्टार्टर एक लगा रहता है, आपने स्टार्टर को पे एक स्टार्ट और स्टॉप का बटन होता है, आपने यहाँ से बटन दबा दिया लेकिन आपका कॉन्टैक्टर ऑन हो गया बट आपका मोटर नहीं चला है। तो आपको देखना है कि मोटर के पे हो सकता है कि पावर सप्लाई नहीं पहुँच रही है, कहीं पे आपका जो कॉन्टैक्टर है वो खराब हो गया है, कॉन्टैक्टर अपना आउटपुट नहीं दे रहा है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका जो मोटर का टर्मिनल है, उसपे पावर सप्लाई जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है? और उसको चेक करने के लिए क्या करना है, चेक पावर एट स्टार्टर। सबसे पहले तो आप स्टार्टर पे ही चेक करें कि वहाँ से जो आउटपुट पावर निकल रही है कि नहीं निकल रही है। करेक्ट एनी बैड कनेक्शन बिटवीन द कंट्रोल apparatus एंड मोटर। अगर कोई भी कनेक्शन गलत है या स्टार्टर में या मोटर साइड में, तो उसको आपको सही करना है। उसके बाद आपको चेक करना है, चेक स्टार्टर्स, कॉन्टैक्ट्स एंड कंट्रोल सर्किट। आपको जितने भी स्टार्टर के कॉन्टैक्ट्स हैं, उसके कंट्रोल सर्किट है, उसको चेक करना है। जितने भी आपकी सेफ्टी है उसमें, वो आप उसको चेक करें। रीसेट एवर ओवरलोड्स हो सकता है कि आपका जो ओवरलोड है वो ओवरलोड पे ट्रिप किया हुआ है या गलती से ओवरलोड हो चुका है या पहले ही कभी ओवरलोड हो चुका था। आपको उसको रीसेट करना है। जितने भी स्विचेस हैं, जो सेफ्टी स्विचेस हैं, उनको आपको देखना है। सेफ्टी एक आपका सेफ्टी स्विच भी होता है ना? उसको भी आपको देखना है, ठीक है? उसके बाद इफ पावर इज़ नॉट ऑन ऑल लीड्स एट स्टार्टर, मेक श्योर ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट डिवाइसेस आर इन प्रॉपर कंडीशन। अगर पावर आपका जो लीड है, जिसको आप आरवाईबी फेस बोल रहे हैं, है ना? आरवाईबी फेस है। अगर इसमें पावर सप्लाई नहीं आ रही है, तो आपको अपने कॉन्टैक्टर वगैरह और जो जो स्टार्टर पैनल है, उसको प्रॉपर चेक करना है, ठीक है? रॉन्ग स्टार डेल्टा कनेक्शन। अब मान लीजिए कि आपका मोटर जो है उसमें 440 वोल्ट आ रहा है, फेज भी आ रहा है और मोटर के टर्मिनल पे भी जो अपना टर्मिनल बना होता है मोटर का, है ना? यू वी डब्ल्यू U1 V1 W1 होता है और इधर W2 और U2 और V2 होता है। तो आपके इस जो 6 के 6 टर्मिनल हैं, इस पे अगर पावर सप्लाई आ भी रही है और आपकी मोटर ऑन नहीं हो रही है, तो आपको स्टार डेल्टा कनेक्शन चेक करना है कि आपका स्टार डेल्टा कनेक्शन जो है मोटर पे वो नहीं बन रहा है। चेक मोटर मोटर एंड कंट्रोल कनेक्शन अगेंस्ट वायरिंग डायग्राम।
तो आपको स्टार्टर पैनल पे स्टार डेल्टा बनाना है या मोटर के टर्मिनल पे आपको स्टार डेल्टा बनाना है प्रॉपर। स्टार डेल्टा का मतलब है कि अगर मोटर में 3 वाइंडिंग होती है ना? मोटर में 3 वाइंडिंग होती है, तो इन तीनों वाइंडिंग के अक्रॉस आपको 440 वोल्ट मिलना चाहिए, है ना? मतलब कहने का है कि हर एक वाइंडिंग को 2 फेस, आपका आर मिल रहा है तो इसको वाई देना है ना? अगर इसको ब्लू मिल रहा है तो दूसरे का इसको आर देना है। तो इस तरह से आपको चेक करना है, स्टार डेल्टा कनेक्शन प्रॉपर बनाना है। स्टार डेल्टा कनेक्शन पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। लो वोल्टेज एट मोटर टर्मिनल्स और पैनल एंड, लो वोल्टेज भी आपका हो सकता है। लो वोल्टेज का मतलब कि आपकी जो मोटर है 415 वोल्ट पे चलनी होती है ना? और अगर आप इसको 380 वोल्ट दे रहे हैं या 370 वोल्ट दे रहे हैं, तो मोटर आपकी नहीं चलेगी, ट्रिप कर जाएगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि ये जब वोल्टेज कम होता है तो करंट आपका ज़्यादा हो जाता है और ये ट्रिप कर जाएगी मोटर आपकी। तो ये है, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है ना? और उसके बाद फिर आपका ओपन सर्किट इन मोटर वाइंडिंग हो सकता है कि जो आपकी मोटर वाइंडिंग है वो जल गई है ना? ये अगर आपकी मोटर वाइंडिंग है, ये बीच से यहाँ से बर्न कर गई है, तो आपकी ये ओपन सर्किट दिखाएगा जब आप मल्टीमीटर लगाएँगे ना, आपका मल्टीमीटर होता है और मल्टीमीटर से जब 2 वायर निकलती है, एक यहाँ लगाएँगे और दूसरी जब आप यहाँ लगाएँगे, तो आपका यहाँ पे जो एक साउंड आता है कंटिन्यूटी का, वो कंटिन्यूटी का साउंड नहीं आएगा। इसका मतलब है कि आपकी मोटर जो है वो बर्न्ड हो चुकी है, मोटर की वाइंडिंग जल चुकी है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। मोटर ड्राइव और मोटर ब्लेड स्टक, हो सकता है कि आपका जो मोटर है, जो फैन है, जो फैन इस तरह से फैन केसिंग में होता है और आपका ये ऐसे फैन का ब्लेड होता है, इस तरह से फैन का ब्लेड होता है ना? ये फैन का ऐसे ब्लेड होता है। तो ये जो है मोटर, ये यहाँ पे स्टक कर गया है केसिंग से, ये जाम हो गया है, तो अगर ये जाम होगा तो भी आपकी मोटर नहीं चलेगी, ये भी आपको देखना है। डिफेक्टिव रोटर, है ना? अब हो सकता है कि आपके जो मोटर ही है, जो मोटर के अंदर रोटर होता है वही खराब है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फिर तो आपको इसकी रिपेयरिंग करानी पड़ेगी, इसमें बहुत टाइम भी लगेगा, है ना? ये चेक करना है आपको। तो पहला प्रॉब्लम ये था। दूसरा हो सकता है आपका अनयूजुअल मोटर नॉइज़, मोटर की आवाज़ भी आ रही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है मोटर की। आप देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से आप ऑपरेशन और मेंटेनेंस कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले चेक करना है कि मोटर हो सकती है आपकी सिंगल फेज़ पे चल रही है। अगर आपकी सिंगल फेज़ पे भी चल रही है ना? तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। मतलब कि अगर आपका आरवाईबी फेज़ आरवाईबी इन तीनों में 220 वोल्ट, इन तीनों में 220 वोल्ट और इसमें कोई वोल्ट नहीं आ रहा है, इसमें कोई करंट नहीं आ रहा है, तो इस केस में अगर आपकी मोटर चल रही है, तो अगर सपोज़ कर लो चलते-चलते अगर कोई एक फेज़ ब्रेक होता है, तो मोटर तो चलती रहेगी, घूमती रहेगी, लेकिन आवाज़ करेगी बहुत ज़्यादा। और थोड़ी देर के बाद वो ट्रिप भी कर सकती है। तो आपको क्या करना, पहले मोटर को बंद करना है, अगर वो आवाज़ कर रही है, दोबारा आप चला के देखें। अगर जब दोबारा आप चलाएँगे तो आपकी मोटर अगर सिंगल फेज़ हो रही है तो वो नहीं चलेगी, फिर वो कुछ आवाज़ करेगी। मोटर के पास किसी को खड़ा करके रखें तो वो आवाज़ एक वाइब्रेशन टाइप का आएगा। तो इससे ये पता चलता है। तो इसमें आप देखो क्लियरली लिखा हुआ है, स्टॉप मोटर एंड अटेम्प्ट टू स्टार्ट इट। मोटर विल नॉट स्टार्ट इफ सिंगल फेज्ड, चेक वायरिंग कंट्रोल्स एंड मोटर। अगर मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है, सिंगल फेसिंग हो रहा है, तो आप अपना कंट्रोल पैनल चेक करें, मोटर की केबल चेक करें कि कहाँ से मोटर की केबल बर्न्ट हुई है। है ना? फिर उसको आपको चेक करना है। मोटर लीड्स कनेक्टेड इनकरेक्टली, जो मोटर लीड्स है, जो ये आरवाईबी फेस है, जो ये मोटर का कनेक्टर है, टर्मिनल है ना? अगर आप ये आपका टर्मिनल है, अगर ये तीनों फेस आपके सही जगह से सही पे कनेक्टेड नहीं है ना? स्टार डेल्टा प्रॉपर नहीं बन रहा है, इस केस में भी आपकी मोटर आवाज़ करती है, तो आपको वो भी चेक करना है ना? क्योंकि आरपीएम बढ़ जाता है कभी-कभी, अगर मोटर प्रॉपर कनेक्ट नहीं है। सपोज़ कर लीजिए, मान के चलिए आपको ड्यूल में कनेक्ट करना था, है ना? किसी ने स्टार में कनेक्ट कर दिया है, तो वो भी गलती है। स्टार में आपको कनेक्ट नहीं करना बड़ी मोटर को, छोटी मोटर को आपको स्टार में कनेक्ट करना होता है। तो आपको ये चीज़ चेक करना है। बैड बियरिंग, अगर ये सब सारी चीज़ें सही हैं, तो हो सकता है कि आपकी मोटर की बियरिंग खराब है, तो आपको बियरिंग को चेंज करना है या उसको लुब्रिकेट करना है। इलेक्ट्रिकल अनबैलेंस, इलेक्ट्रिकल अनबैलेंस का मतलब क्या है कि आपका वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट कर रहा है। जो आपका ये 3 फेज का वोल्टेज आना था आरवाईबी का, आरवाईबी के बीच में आपको जो 440 वोल्ट या 415 वोल्ट देना है, तो ये क्या हो रहा है कि आपका बार-बार कभी 440 से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो कभी ऊपर जा रहा है। तो ये अगर कंटीन्यूअसली ऐसा होगा तो मोटर आवाज़ करेगी और मोटर आपकी खराब भी हो सकती है, जल भी सकती है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। एयर गैप नॉट यूनिफॉर्म, जो आपका
केसिंग है, अगर केसिंग में आपने ब्लेड ब्लेड ऐसे लगाया है ना? ये किसी ब्लेड के बीच में ज़्यादा गैप है, किसी ब्लेड से केसिंग के बीच में कम गैप है, तो इस केस में क्या होता है कि मोटर यहीं से हवा खींचने लगती है, तो आपका यहाँ पे ना आवाज़ एयर व्हर्लिंग होता है, एयर कटिंग का नॉइज़ ज़्यादा आता है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। चेक एयर गैप बिटवीन फैन केसिंग। रोटर अनबैलेंस, तो आपका अगर रोटर अनबैलेंस है तो आपको इसको बैलेंस करना है। रोटर अनबैलेंस का मतलब कि जो आपकी मोटर है ना? मोटर से एक शाफ्ट निकल रही है और ये यहाँ पे कपलिंग होता है और ये शाफ्ट जो होती है अपने फैन्स की शाफ्ट से कनेक्ट होती है। तो अगर ये अनबैलेंस है तो भी आपका आवाज़ करेगा, ठीक है? उसके बाद फैन नॉइज़, आपका अगर फैन नॉइज़ कर रहा है तो फैन नॉइज़ में आपको देखना कि जो ब्लेड रबिंग इनसाइड ऑफ फैन सिलेंडर का मतलब जो है फैन केसिंग की बात कर रहा है इसमें, कि जो आपका ये जो फैन सिलेंडर है उसमें आपका जो फैन ब्लेड है वो रब तो नहीं कर रहा है, वो अटक तो नहीं रहा है, टच तो नहीं हो रहा है, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा हो रहा है तो एडजस्ट ब्लेड टू प्रोवाइड ब्लेड टिप क्लीयरेंस। ब्लेड टिप क्लीयरेंस का मतलब है कि जो ये ब्लेड है आपका, ब्लेड का जो एंड है और जो इस केसिंग के बीच में गैप है उसको ब्लेड टिप बोलते हैं। तो आपका ब्लेड टिप क्लीयरेंस प्रॉपर होना चाहिए कि अगर ये घूमता है तो ब्लेड की जो केसिंग से जो बॉडी से वो टच नहीं हो। लूज बोल्ट्स इन ब्लेड क्लैंप्स, है ना? जो आपका हब है, जो यहाँ पे ये इस तरह से मैं समझाऊँ, ये जो ब्लेड ब्लेड जहाँ पे आपका कनेक्ट हो रहा है, ये जो हब है यहाँ पे फैन ब्लेड का लूज नहीं होना चाहिए, टाइट होना चाहिए जितने भी बोल्ट्स हैं। ठीक है? ये है, उसके बाद आपका स्केल और फॉरिंग सब्सटेंसेस इन वाटर सिस्टम। अगर आपका स्केल फॉर्मेशन हो रहा है फिल्स पे तो आपको क्या करना है? ब्लीड ऑफ करना है। ब्लीड ऑफ का मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके कूलिंग टावर हैं, कूलिंग टावर में जो पानी है ना? क्या होता है कि कूलिंग टावर में इवापोरेशन होता रहता है। इवापोरेशन की वजह से आपके जो होते हैं प्योर वाटर तो निकल जाते हैं, प्योर वाटर उड़ जाते हैं भाप बनकर, लेकिन जो पानी के अंदर सेडिमेंट गंदगी होती है वो बेसिन में जमती जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हर पर डे आपको थोड़ा बहुत ब्लीड ऑफ करना है। पानी ब्लीड ऑफ का मतलब पानी को ड्रेन कर देना है ना? और सॉफ्ट वाटर इसमें ऐड करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको रेगुलरली बेसिस पे करना है, इसलिए आपका स्केल फॉर्मेशन जो फिल्स पे है वो स्केल फॉर्मेशन नहीं होगा। फिल्स पे स्केल फॉर्मेशन होने से क्या होता है कि जो फिल्स है, ये अगर यहाँ पे स्केल फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका एरिया कम होता जाता है, जिससे आपका जो फैन जब चलेगा तो एयर यहाँ से कम जाती है और ये कूलिंग भी फिर कम करेगा, हीट एक्सचेंज भी कम होने लगती है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट, आपको वाटर ट्रीटमेंट कूलिंग टावर का तो रेगुलरली करना है। जो केमिकल ट्रीटमेंट होता है, आपको केमिकल ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस पे आपको कूलिंग टावर का करना है। कौन-सा केमिकल यूज़ करना है वो आपको कूलिंग टावर का ओईएम बता देगा, है ना? रॉन्ग रोटेशन, रॉन्ग रोटेशन है तो आपको पता है कि अगर आपको रॉन्ग मोटर आपकी उल्टा घूम रहा है, फैन उल्टा घूम रहा है तो आपको क्या करना है? अगर 3 फेस है तो आपको फेस चेंज कर देना है। अगर ये 3 फेस है आर, वाई, बी तो आपको क्या करना है? बी को इस वाले टर्मिनल पे लगा देना है और आर वाले को इस टर्मिनल पे लगा देना है। तो जैसे ही आप 2 फेस का इंटरचेंज करेंगे, आपका मोटर का डायरेक्शन वाला इश्यू रिज़ॉल्व हो जाएगा। एक्सेसिव वाटर ड्रिफ्ट का मतलब ये है कि जो अपना कूलिंग टावर है, सपोज कर लो ये कूलिंग टावर है और ये हमने लूअर लगा रखा है इसे, इस तरह से हमने लूअर लगा रखा है, तो जब ये पानी यहाँ से गिरता है, तो क्या होता है ये पानी लूअर से बाहर आता रहता है। ये इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट लॉसेस, है ना? तो अगर एक्सेसिव ड्रिफ्ट लॉसेस होता है तो आपका फॉल्टी ड्रिफ्ट एलिमिनेटर है, जो आपने एलिमिनेटर लगाया है वो प्रॉपर्ली नहीं लगा हुआ है, या हो सकता है कि किसी ने कूलिंग टावर के अंदर जाने के लिए ये ड्रिफ्ट एलिमिनेटर को निकाल दिया होगा, है ना? तो उसको आपको चेक करना है और अपना जो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर उसको प्रॉपर लगाना है। कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे नोजल लगा हुआ है, नोजल चोक है तो ये पानी को इस तरह से इधर-इधर स्प्रे करता है, ड्रिफ्ट की तरफ स्प्रे करता है, तो नोजल को भी आपको क्लीन करते रहना है ना? ये देखिए लिखा हुआ है सारी चीज़ें। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, ये पीडीएफ दिया हुआ है आपको वेबसाइट पे, आप वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आपको डेली ऑपरेशन में आप इसको यूज़ करें, है ना? मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि इस पीडीएफ का प्रिंट निकाल कर अपनी-अपनी साइटों पे अपने-अपने ऑपरेटर्स को दे दें और जो आपका ऑपरेशन रूम है, जो आप जिसको चिलर प्लांट रूम बोलते हैं, वहाँ उस कंट्रोल रूम में इस पीडीएफ का प्रिंट लगाकर लेकर लगा दें, ताकि जो लोग आपके नए ऑपरेटर्स आते हैं वो देखें, पढ़ें और इस चीज़ को समझें। एक्सेसिव वाटर फ्लो रेट,
एक्सेसिव वाटर फ्लो रेट का मतलब है कि कूलिंग टावर में जो आपने वाटर बैलेंसिंग की है, हो सकता है कि अगर आपने उसमें 250 जीपीएम सेट किया तो 250 की जगह पे 500 जीपीएम जा रहा है या 400 जीपीएम जा रहा है। ज्यादा पानी जाने की वजह से भी क्या होगा, पानी आपका एक दूसरी तरफ निकलता जाएगा, कूलिंग टावर से बाहर गिरेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट लॉसेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका आउटलेट वाटर टू वार्म। आउटलेट वाटर टू वार्म का मतलब क्या है कि हमारा ये कूलिंग टावर है ना। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज करिए ये कूलिंग टावर है और ये पानी यहाँ से इन हो रहा है, कूलिंग टावर में पानी यहाँ से ऐसे से गिर रहा है और ये कूलिंग टावर का बेसिन है जहाँ पे ठंडा पानी जमा हो रहा है और ये पानी जा रहा है हमारा चिलर के पास। तो ये इसका जो सपोज करो टेम्परेचर होना चाहिए था 30 डिग्री सेल्सियस और ये 35 डिग्री सेल्सियस इन हो रहा है और ये 30 डिग्री सेल्सियस ना होकर ये 32 डिग्री सेल्सियस को पानी को आउट कर रहा है, तो मतलब हमारा कूलिंग टावर काम नहीं कर रहा है। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं आउटलेट वाटर टू वार्म, है ना। जो आउटलेट वाटर है वो ज्यादा गर्म है, इससे हमारा चिलर सर्च करेगा, चिलर का जो डिस्चार्ज टेम्परेचर है, डिस्चार्ज प्रेशर है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसको हम लोगों को कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है, आपको दो चीज देखना है कि पहला तो ओवर वाटर फ्लो एज पर डिजाइन। पानी अगर ज्यादा जाएगा, है ना, ज्यादा पानी जाएगा तो कम ठंडा होगा, जाहिर सी बात है ना। हम लोग जब हीट करते हैं पानी को एक इसमें लेकर, बर्तन में लेकर, और अगर इसको हम आग जलाते हैं, है ना, तो अगर कम पानी है तो जल्दी गर्म होता है और ज्यादा पानी है तो कम जल्दी लेट से गर्म होता है। सेम इसी फंडा यहाँ भी चलता है। अगर ज्यादा पानी कूलिंग टावर में आएगा तो वो कम गर्म ठंडा होगा, है ना। तो अगर आपका जो डिजाइन है, अगर 250 जीपीएम देना है ना, मैं कम जीपीएम बता रहा हूँ, तो 250 जीपीएम ही आपको देना है। अगर 350 जीपीएम कूलिंग टावर में आप दे रहे हैं तो वो फिर वो उसको रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करेगा, टेम्परेचर को मीट नहीं करेगा। इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि वाटर बैलेंसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इक्विपमेंट के लिए, चाहे वो चिलर हो, चाहे वो कूलिंग टावर हो, चाहे वो एएचयू हो। तो ओवर वाटर फ्लो एज पर डिजाइन, रिड्यूस वाटर फ्लो रेट टू मीट द डिजाइन कंडीशन। आपको वाटर फ्लो को कम करना है, बैलेंसिंग करना है इसका, और ये प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी। इससे भी नहीं हो रही है तो आपको दूसरा है कि नॉट इनफ एयर। जो एयर है, यहाँ से जो पंखा आपका ऊपर लगा हुआ है, ये जो पंखा घूमना था, ये पंखा आपका ज्यादा एयर नहीं ले रहा है। क्यों एयर नहीं ले रहा? क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे कुछ फील्ड्स जो है वो चोक हो रखी हैं, ड्रिफ्ट एलिमेंटर आपका बंद है ना। तो आपको चेक करना है क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। चेक मोटर रोटेशन, आपका मोटर उल्टा घूम रहा है तो एयर नहीं मिलेगी, पानी जिससे गर्म आएगा, इसको आपको सही करना है। चेक मोटर ऑपरेशन एज पर डिजाइन। एज पर डिजाइन का मतलब है कि मोटर जो आपका करंट वोल्टेज जो है वो प्रॉपर लेना चाहिए, जो डिजाइन में दिया हुआ है ना। जो आरपीएम है उसमें वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर ऐसा है तो फिर आपको देखना चेक फिल्स आर क्लीन एंड देयर आर नो ऑब्स्ट्रक्शन एट फैन इनलेट। जो हमारी फिल्स है, जो कूलिंग टावर की फिल्स है, वो क्लीन होनी चाहिए, कोई स्केलिंग फॉर्मेशन उसमें नहीं होना चाहिए। और जो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगा हुआ है वो चोक ना हो, उसकी जगह पे कोई प्लास्टिक व्लास्टिक ना लगी हो जिससे एयर कम ना जाए, है ना। मोटर इज टेकिंग करंट एंड वोल्टेज एज पर डिजाइन। वो भी चेक करना है कि जो करंट, अगर सपोज कर लो कि 35 एम्पियर लेना है मोटर को, है ना, 35 एम्पियर पे मोटर डिजाइन हुई है तो ये कम से कम 32 एम्पियर 33 एम्पियर इसको लेना चाहिए। अगर ये कम करंट ले रहा है इसका मतलब पानी एयर कम जा रहा है ना, वो देखना है ना। अब एयर कम क्यों जा रहा है? अगर एयर कम जा रहा है तो ये भी करंट कम ले रहा है, इसका मतलब कि पंखा ही कम हवा को भेज रहा है। तो पंखा कम हवा को क्यों भेज रहा है? हो सकता है कि मोटर का ब्लेड एंगल जो है वो कम है। तो इफ मोटर इज टेकिंग लेस करंट देन इंक्रीज ब्लेड एंगल। जो आपका फैन का जो आप देखते हैं ना, आप फैन फैन को इस तरह से लगाते हैं तो ये एक ब्लेड पे फिक्स होता है, तो उसका जो ब्लेड एंगल है, उस जो पिच एंगल होता है उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, जिससे फैन की एयर आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है यूजुअल फैन ड्राइव वाइब्रेशन। जो फैन ड्राइव है उसमें अगर आपका वाइब्रेशन आ रहा है तो उसको चेक करने के लिए आपको वो देखना है कि लूज बेल्ट्स एंड कैप्स हो सकता है ना। अनबैलेंस्ड ड्राइव शाफ्ट और वॉन कपलिंग्स हो सकता है। अनबैलेंस्ड फैन हो सकता है। फैन की भी बैलेंसिंग होती है ना। एक मास लगाया जाता है, छोटा छोटा वेट लगाकर उसके फैन की बैलेंसिंग की जाती है। वॉन गियर रिड्यूसर बियरिंग्स। अगर आपका सपोज कर लो गियर ड्राइव है, गियर ड्राइव में इस तरह से ऐसा होता है, अगर आपका गियर ड्राइव है और ये ऐसे फैन लगे हुए हैं आपके, है ना, इस यहाँ पे ऐसी आपकी मोटर लगी हुई है तो गियर में प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए भी आपका अनयूजुअल फैन ड्राइव वाइब्रेशन आ सकता है। अनबैलेंस्ड मोटर, मोटर आपकी बैलेंस नहीं है तो भी आपका वाइब्रेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। बेंट गियर रिड्यूसर शाफ्ट। अगर जो इसमें गियर रिड्यूसर लगा हुआ है उसकी शाफ्ट अगर बेंट है, मुड़ी हुई अगर ऐसे है, वोबल ऐसे है,
तो भी आपका वाइब्रेशन क्रिएट होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, चेक करना है इसको भी, है ना? अब आता है सबसे मेन, मोटर रन्स हॉट। अगर आपकी मोटर ज़्यादा गर्म हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ है जो आपको देखना है। पहला क्या है, मोटर ओवरलोड, रॉन्ग वोल्टेज और अनबैलेंस्ड वोल्टेज। मोटर आपकी ओवरलोड हो रही है, ज़्यादा करंट ले रही है ना? ये आपको फिर देखना है उसपे। रॉन्ग मोटर आरपीएम, हो सकता है मोटर के अगर आपकी 1450 आरपीएम पे डिज़ाइन है और वो 1600 आरपीएम पे चल रही है, तो भी आपकी मोटर गर्म हो जाएगी। फिर ये भी आपको देखना है और उसको सही करना है। गियर रेशियो को आपको मैच करना है ना? ये सारा लिखा हुआ है, आप पढ़ते जाएँगे डाउनलोड करके पीडीएफ, सब चीज़ समझ में आपको आ जाएगा। बियरिंग्स ओवर ग्रीस्ड, बियरिंग को आपने ज़्यादा ग्रीस क कर रखा है, उससे भी इश्यू हो सकता है। रॉन्ग लुब्रिकेंट इन बियरिंग, आपने जो लुब्रिकेंट बियरिंग में जो लिया है वो गलत ले लिया है, आपने चिलर का मोटर में लगा दिया है ना? या एचयू की बियरिंग का मोटर की बियरिंग में लगा दिया, तो ऐसा नहीं होता है। जो लुब्रिकेंट आता है, वो हर एक मोटर के लिए फिक्स आता है, तो आपको वही यूज़ करना है। वन फेस ओपन, है ना? सिंगल फेसिंग हो रही है मोटर की, है ना? मोटर 2 फेस पे चल रही है, आर और वाई पे चल रही है, बी जो है वो नहीं आ रहा है बी फेस। इस केस में भी मोटर आपकी गर्म होगी। पुअर वेंटिलेशन, जो मोटर आपकी होती है, आपने देखा होगा मोटर के पीछे फैन लगा होता है ना? मोटर के पीछे ये फैन होता है, तो ये फैन क्या करता है, यहाँ की हवा को मोटर के ऊपर फेंकता है। तो ये फैन अगर खराब है आपका, जिसको हम बोलते हैं पुअर वेंटिलेशन, तो इस वजह से भी आपकी मोटर गरम हो सकती है। वाइंडिंग फॉल्ट, अगर आपकी जो वाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम है, वाइंडिंग जल गई है ना? वाइंडिंग शॉर्ट हो रही है, तो भी आपकी मोटर गरम होगी। इनसफिशिएंट ग्रीस कम है, तो भी मोटर गरम होगी। टू फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग, मतलब आप बार-बार इसको ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ करेंगे, तो भी आपकी मोटर गर्म होगी। क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तो मोटर का करंट जो होता है एकदम सडनली हाई जाता है। अगर सपोज कर लो 35 एम्पीयर की मोटर है, तो क्या होता है उसका 2 गुना 3 गुना वो स्टार्टिंग करंट होता है। तो आप समझ लीजिए कि आप कई बार स्टार्ट करेंगे तो बार-बार मोटर आपकी 100 एम्पीयर पे जाएगी और 100 एम्पीयर पे अगर बार-बार जाएगी तो वो ओवरहीट होगी ही होगी। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। डे अ, डे डिटेरियोरेशन ऑफ फॉरिन मटेरियल इन ग्रीस, है ना? ग्रीस में कोई आपका कचरा-वचरा आ गया है, इसकी वजह से भी आपका हीटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। बेयरिंग डैमेज है, तो भी मोटर गर्म होगी। इनकरेक्ट फैन ब्लेड पिच, है ना? फैन ब्लेड पिच मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर फैन ब्लेड एंगल ज़्यादा एडजस्ट कर दिया है, तो ज़्यादा एयर जाएगी तो ज़्यादा लोड मोटर पे आएगा और ज़्यादा लोड मोटर पे आएगा तो मोटर ज़्यादा करंट लेगी और अगर मोटर ज़्यादा करंट ले रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो ओवर हीट होगी। समझ गए? तो ये आपका है। उसके बाद आपका गियर रिड्यूसर नॉइज़ के लिए मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि आपको क्या-क्या चेक करना है ना? तो ये पूरा था आपका क्या बोलते हैं जो मैंने आपको बताया कि इसमें कैसे-कैसे हम इसको कंट्रोल करते हैं, ट्रबल शूट करते हैं कूलिंग टावर का। ये पीडीएफ वेबसाइट पे डली हुई है, अगर आपको ये पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप एचवीएसी एचवीएसी डब्ल्यू HVACW वर्ल्ड डॉट इन पे आप जाएँ, वहाँ पे आप जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। 99 रुपीज़ में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ पे। थैंक यू।